नमस्ते और हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री रखी है ना, वो सचमुच हमारी रोजमर्रा की सोच और जीवन जीने के जो बुनियादी तरीके हैं उनको एक बहुत बड़ी चुनौती देने वाली है। बिल्कुल, एक तरह से यह हमें आईना दिखाती है। हाँ, हम अक्सर इस बात की तलाश में रहते हैं कि जीवन में शांति कैसे लाई जाए, दफ्तर और घर के तनाव को कैसे कम किया जाए। लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई साधारण स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीक नहीं है। नहीं, ये कोई आम तकनीक तो बिल्कुल नहीं है। ये विषय है डिटैचमेंट, यानी न्यारेपन की स्थिति। न्यारापन बहुत भी सटीक शब्द है इसके लिए। और दिलचस्प बात यह है कि इसका रास्ता सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने से नहीं जाता, बल्कि अपनी सोच में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव लाने से होकर गुजरता है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे देखने का नजरिया ही बदल दे। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि इस विश्व रूपी नाटक में जहां हर व्यक्ति यूनिक और न्यारा है, वहां खुद को एक मालिक की जगह सिर्फ एक ट्रस्टी या विश्वस्त मानने का जो संकल्प है, आई एम ट्रस्टी नॉट एन ओनर। बिल्कुल यही संकल्प, ये हमारे जीवन में एक स्थायी निश्चिंतता कैसे ला सकता है, इसी बात का हम आज विश्लेषण करेंगे। और देखिए, इस सामग्री की सबसे खास बात यही है कि ये कोई कोरा दर्शन या फिलॉसफी नहीं है। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एकदम नहीं। ये ज्ञान पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि इसे व्यवहारिक जीवन की उथल-पुथल के बीच कैसे उतारा जाए। अक्सर जब भी डिटैचमेंट या न्यारेपन का जिक्र होता है तो एक आम धारणा बन जाती है कि बस दुनियादारी से कट जाओ। हाँ, दुनियादारी छोड़ दो, भावनाओं को मार दो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। लेकिन यहाँ जो नजरिया पेश किया गया है ना, वो एकदम अलग है। अलग कैसे? मतलब ट्रस्टी होने का अर्थ चीजों को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है उन सभी चीजों को, उन पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को पूरी जिम्मेदारी और कुशलता के साथ संभालना, लेकिन बिना किसी गहरे मोह या अटैचमेंट के। ज्ञान की असली प्रासंगिकता तभी है जब वो हमारे जीवन की जटिलताओं को सुलझाए, न कि हमें जीवन से ही दूर कर दे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि हम इंसान अपनी फितरत से ही हर चीज पर अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। ये तो इंसानी स्वभाव है। हाँ, अगर हम इस चर्चा के पहले पहलू पर गौर करें, यानी हमारी भौतिक संपदा और रिश्तों पर, तो हमारी भाषा में मेरा शब्द सबसे ज्यादा हावी रहता है। हर वाक्य में मेरा शब्द आता है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे लोग हैं, मेरा पद है। हम इन सभी चीजों को अपनी जागीर मानकर बैठ जाते हैं। और अगर गहराई से देखा जाए तो हमारी अधिकांश चिंताएं इसी मेरेपन से ही जन्म लेती हैं। ये आपका एकदम सटीक विश्लेषण है। अगर हम इस मेरेपन की जड़ में जाएं, तो स्रोत सामग्री हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाने को कहती है। कैसा दृष्टिकोण? देखिए, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई कीमती वस्तु हो, हमारे बैंक का बैलेंस हो, ऐश्वर्य हो, या हमारी सुख सुविधा और कंफर्ट का कोई भी साधन हो, हाँ, हमें उनका भरपूर उपयोग करना है। मतलब उन्हें छोड़ना नहीं है। नहीं, यहाँ तक कि उनसे मिलने वाले सुख और शांति को महसूस भी करना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा उनमें ममत्व जुड़ जाता है। ममत्व यानी बहुत ज्यादा मोह या अटैचमेंट। हाँ, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में भी दिया गया है। एक बैंक मैनेजर के बारे में सोचिए। हाँ, वो बैंक मैनेजर वाला उदाहरण सच में बहुत दिलचस्प है ना? उसके बैंक के वॉल्ट में करोड़ों रुपए रखे होते हैं। वो पूरे दिन उन पैसों की रखवाली करता है, उनका हिसाब किताब रखता है, उन्हें निवेश करता है, पूरी मुस्तैदी से काम करता है। बिल्कुल, वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। लेकिन जब शाम को वो बैंक का ताला लगाकर घर जाता है, तो क्या वो इस चिंता में अपनी नींद खराब करता है कि वो सारा पैसा उसका है? नहीं, वो तो आराम से सोता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, ओनर नहीं। ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करें तो इसका मतलब है कि मैं अपनी नई गाड़ी चलाऊं, उसके आराम का मजा लूं, उसे साफ रखूं, लेकिन अगर कल को उस पर कोई खरोच आ जाए तो मेरा दिल न टूटे। सही कहा। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये गाड़ी मेरी संपत्ति नहीं है, मैं केवल इसका केयरटेकर हूं। बिल्कुल, जब आप ओनर होते हैं ना, तो गाड़ी की खरोच आपके अहंकार पर खरोच लगती है। हाँ, सीधा ईगो पे चोट लगती है। लेकिन जब आप ट्रस्टी होते हैं तो वो खरोच सिर्फ धातु पर लगी एक खरोच होती है जिसे मैकेनिक आराम से ठीक कर सकता है। ये बात निर्जीव चीजों के लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। गाड़ी या घर को इस तरह से देखना आसान है, लेकिन रिश्तों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब यही नियम रिश्तों पर लागू करने की बात आती है तो मुझे थोड़ी उलझन होती है।
इंसानों के साथ ये कैसे काम करेगा? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मान लीजिए एक माता पिता और बच्चे का रिश्ता है, वहां तो एक स्वाभाविक अधिकार होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और शायद बहुत आदर्शवादी लगता है कि हम अपने करीबियों के ट्रस्टी बन जाएं। क्या स्रोत में कोई व्यवहारिक समाधान दिया गया है कि वहां ट्रस्टी कैसे बना जाए, वो भी बिना केयरलेस हुए? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और सामग्री इस चुनौती को बहुत अच्छे से संबोधित करती है। रिश्तों के मामले में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष कंट्रोल यानी नियंत्रण का होता है। हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, जब हम खुद को किसी रिश्ते का मालिक मान लेते हैं तो हम अनजाने में सामने वाले पर पूरा अधिकार जताने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा जीवन साथी या हमारा दोस्त बिल्कुल हमारे बनाए हुए सांचे में फिट बैठे, जो हम कहें बस वही करे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो तर्क दिया गया है वह यह है कि जो भी संबंधी हमारे जीवन में आए हैं, हमें उनके साथ मिलके कार्य करा के लेना है, लेकिन उन पर अधिकार नहीं जताना है। अधिकार नहीं जताना है मतलब हम उन्हें दिशा तो दिखाएं, लेकिन उनके हर फैसले को अपनी मर्जी से चलाने की जिद न करें। ठीक यही बात है। जब हम किसी पर अपना पूरा अधिकार थोपते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान भी इस विश्वरूपी नाटक में अपनी एक यूनिक और न्यारी भूमिका निभा रहा है। उसकी भी अपनी एक पहचान है। हाँ, उसकी अपनी एक सोच है, अपनी एक जीवन यात्रा है। जब चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ जाती हैं, जो कि इंसानी स्वभाव के कारण होना तय ही है, तो हमारे अंदर गहरी निराशा और तनाव पैदा होता है और फिर रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। लेकिन एक ट्रस्टी के नजरिए से देखने पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक ट्रस्टी माता पिता ये सोचता है कि ये बच्चा मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया है। हाँ, ये मेरी जागीर नहीं है। मेरा काम इसे अच्छी शिक्षा देना, सही संस्कार देना और एक काबिल इंसान बनाना है। लेकिन इसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट मैं नहीं लिख सकती। ये बहुत ही गहरी बात है। यह दृष्टिकोण संबंधों में होने वाले घर्षण और रोज रोज की टकराहट को काफी हद तक कम कर देता है। आप केयरलेस नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप रिश्ते को एक ऐसी आजादी दे रहे हैं जिसमें घुटन नहीं है। और इसी से जीवन में स्वतः ही एक प्रकार की निश्चिंतता आ जाती है। एकदम सही। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है। रिश्तों में ट्रस्टीपन का मतलब है प्यार और जिम्मेदारी निभाना, लेकिन उस मोह पाश से मुक्त होकर जो अक्सर रिश्तों में कड़वाहट ले आता है। खैर, ये तो हुई बाहर के लोगों और चीजों की बात। वहाँ हम फिर भी थोड़ा फासला बना सकते हैं। हाँ, बाहरी चीजों से फासला बनाना आसान है। लेकिन सामग्री का जो अगला हिस्सा है ना, वो तो हमारे अंदर की दुनिया की बात करता है, हमारी अपनी भावनाओं की बात, जो कि सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। बाहरी इंसान से तो आप किनारा कर भी लें, लेकिन अपने ही गुस्से, अपनी ही निराशा या दुख का ट्रस्टी कैसे बना जाए? भावनाओं का साक्षीपन, ये अवधारणा मुझे सच में हैरान कर रही थी जब मैं इसे पढ़ रहा था। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इस विषय को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली अंग्रेजी वाक्य का प्रयोग किया गया है। कौन सा वाक्य? Observe the emotions without reactions। भावनाओं को देखें लेकिन उन पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कहने सुनने में तो ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है। सुपर पावर ही है एक तरह से। लेकिन जब दफ्तर में कोई सहकर्मी जानबूझकर नीचा दिखाने वाली बात कहता है या सड़क पर कोई गलत तरीके से ओवरटेक करता है, तो मन में जो आग लगती है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना कितना मुमकिन है? उस वक्त तो हम खुद ही वो गुस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि उस पल में भावनाएं हम पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। हमारा दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ, सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो जाती है। लेकिन सामग्री इसी स्वचालित प्रतिक्रिया को, इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को तोड़ने की बात करती है। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिड़चिड़ाहट जैसी भावना पैदा होती है, तो हमें तुरंत खुद को एक विश्वस्त यानी ट्रस्टी और साक्षीपन की स्थिति में लाना है। साक्षीपन मतलब एक विटनेस की तरह देखना। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत ही व्यस्त सड़क के किनारे एक सुरक्षित फुटपाथ पर खड़े हैं। ठीक है। और सामने से तेज रफ्तार ट्रैफिक गुजर रहा है। वो जो ट्रैफिक है ना, वो आपकी भावनाएं हैं। अच्छा। आप उन्हें देख रहे हैं कि हाँ, एक लाल रंग की गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है। लाल गाड़ी यानी आपका गुस्सा। लेकिन आप उस गाड़ी के सामने कूद नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ उसे गुजरते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल। आप खुद से ये कह रहे हैं कि ये जो भी उथल पुथल हो रही है, ये मेरे मन की सतह पर मेरे बाहर हो रही है। मेरे असली शांत आंतरिक स्वरूप के अंदर ये सब नहीं हो रहा। मतलब हम उस भावना से खुद को पहचानना बंद कर देते हैं।
हम ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा हूं, बल्कि ये कहते हैं कि मेरे मन में गुस्से की भावना आ रही है। सही पकड़ा आपने। ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, दोनों का प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। और यही अंतर वो जादू करता है जिसका जिक्र इस दर्शन में है। जब आप भावनाओं को एक दूरी से देखते हैं तो उस भावना की जो दाहकता है, यानी उसका जो जला देने वाला, झुलसा देने वाला प्रभाव है, वो तुरंत कम हो जाता है। वो दाहकता हमें अंदर से जलाती नहीं है। हाँ, आप उस भावना को दबा नहीं रहे हैं, ना ही उससे भाग रहे हैं, आप बस उससे एक कदम पीछे हट रहे हैं। तो इस सुरक्षित दूरी के कारण असल में होता क्या है? होता ये है कि आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय शांति से सोच विचार कर अपनी प्रतिक्रिया या कह लें रिस्पॉन्ड दे पाते हैं। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का फर्क? बिल्कुल। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का जो छोटा सा गैप है, वही समय का वो हिस्सा है जहां आप एक ओनर से एक ट्रस्टी बन जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम होने के बजाय उनके मैनेजर बन जाते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। अगर हम रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच वो 2 सेकंड का गैप भी ले आए ना, तो शायद हमारी आधी समस्याएं वैसी ही खत्म हो जाएं। आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब अगर हम इस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों और परिस्थितियों की कसौटी पर कसें, क्योंकि जिंदगी में तो रोज नई नई चुनौतियां आती ही रहती हैं, तो ये न्यासपन या ट्रस्टी होने का अभ्यास दैनिक जीवन में कैसे काम आ सकता है? आप किसी विशिष्ट परिस्थिति की बात कर रहे हैं? मान लीजिए अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, या दफ्तर का कोई बहुत जरूरी काम बुरी तरह बिगड़ गया। ऐसी स्थितियों में खुद को हर चीज का ट्रस्टी समझने से मन में एक विशेष प्रकार का हल्कापन आता है। हल्कापन? वो कैसे? इसे कंपनी के उदाहरण से देखते हैं। अगर किसी कंपनी के मालिक को अचानक भारी नुकसान का पता चलता है तो उसकी क्या हालत होगी? उसकी तो धड़कनें तेज हो जाएंगी, उसे रात भर नींद नहीं आएगी। वह शायद घबराहट में गलत फैसले भी ले बैठेगा। हाँ, क्योंकि उसका पूरा अहंकार, उसकी पूरी एक पहचान उस कंपनी से जुड़ी है। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर उस कंपनी का सीएफओ या कोई ट्रस्टी उस नुकसान की रिपोर्ट देखता है तो उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो इतना पैनिक नहीं करेगा। नहीं, वो परेशान होने या बाल नोचने के बजाय अपनी स्प्रेडशीट खोलता है, नुकसान का आकलन करता है और सोचता है कि ठीक है, यह एक समस्या है, अब इसका समाधान क्या है, हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। मतलब अगर मेरी खुद की नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं ओनर मोड में हूं, तो मैं शायद बीच सड़क पर लड़ना शुरू कर दूंगा। मेरा पूरा दिन इस बात पर बर्बाद हो जाएगा कि मेरी नई गाड़ी टूट गई, और आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ट्रस्टी मोड में हूं तो मैं सिर्फ नुकसान देखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करूंगा और ये सोचूंगा कि इसे गैराज तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या इसी तरह के हल्केपन की बात हो रही है यहाँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो हल्कापन है। जब व्यक्तिगत अहंकार और अंधा मोह नहीं जुड़ता तो दुनिया की छोटी मोटी बातें, हल्की फुल्की बीमारियां या दैनिक जीवन की विपरीत परिस्थितियां फिर पहाड़ जैसी नहीं लगती। हाँ, वे बस परिस्थितियां लगती हैं, कोई प्रलय नहीं। इस संदर्भ में सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला विचार साझा किया गया है। वो क्या है? उसमें कहा गया है कि समय तो बदलता रहता है, ये परिस्थिति कल तो नहीं थी, भले आज हमारे सामने आ गई है और कल फिर नहीं रहेगी। कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये तो एक ऐसा मंत्र है जिसे मुश्किल वक्त में हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए। ये हमें एक बहुत जरूरी परिप्रेक्ष्य देता है कि बुरा वक्त भी स्थायी नहीं है। हमें उसे लेकर बैठ नहीं जाना है, शोक नहीं मनाना है। हाँ, और खुद को पीड़ित नहीं मानना है। इसके बजाय हमें उस समस्या के निवारण यानी उसके समाधान के बारे में सोचना है। सिर्फ समाधान पर फोकस करना है। जब हम यह गहराई से समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और हम सिर्फ इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, तो हमारी सभी प्रकार की आसक्तियों और मोह से हमें छुटकारा मिल जाता है। हम परिस्थितियों के दलदल में धंसते नहीं हैं, बस एक पुल की तरह उन्हें पार कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समस्या का वजन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस मोड में झेल रहे हैं, ओनर मोड में या ट्रस्टी मोड में। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे संक्षेप में बताया। अब तक की हमारी चर्चा बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है। हमने बाहर की दुनिया को देखा, अपने मन के अंदर की दुनिया को भी देखा। हाँ, दोनों पहलुओं को हमने समझा। लेकिन अब हम इस स्रोत सामग्री के सबसे गहरे और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले बिंदु की ओर बढ़ने वाले हैं। मुझे पता है आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। जब मैं इस हिस्से से गुजरा तो सच कहूं मेरे सोचने का तरीका ही हिल गया। हम घर, गाड़ी, रिश्ते और अपनी भावनाओं तक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये दावा किया गया है कि हमारा अपना शरीर
हमारी अपनी देह भी वास्तव में हमारी नहीं है। हाँ, हमें अपनी ही देह का ट्रस्टी बनना है। ये सच में हैरान करने वाला है। ये वास्तव में इस पूरे दर्शन का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा स्तर है। अगर आप ध्यान दें तो हमारी पूरी पहचान, हमारा पूरा अस्तित्व ही हमारे शरीर से जुड़ा होता है। हम शीशे में देखते हैं और बिना एक पल सोचे कहते हैं ये मैं हूँ। लेकिन ये विचार इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये इस बात का गहराई से विश्लेषण करता है कि अपनी ही देह को अपना मानने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यही सवाल किसी के भी मन में उठेगा, शरीर को अपना मानने में कैसा नुकसान हो सकता है? ये तो सबसे बुनियादी सच्चाई लगती है ना। बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। अच्छा, पहला परिदृश्य क्या है? पहला परिदृश्य है, मान लीजिए आपका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा, धष्ट पुष्ट, शक्तिशाली और दिखने में बेहद सुंदर है, जो कि हर कोई चाहता है। हाँ, लेकिन जब आप पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, तो आपके अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक अहंकार या अहम भाव पैदा हो जाता है। ईगो आ जाता है। आप अपनी शारीरिक बनावट, अपनी सुंदरता या अपनी ताकत को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानकर दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और ये अहंकार आपको दूसरों से दूर कर देता है। हाँ, ये तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने रूप या फिटनेस को लेकर कितने जुनूनी और कभी-कभी अभिमानी हो जाते हैं। और दूसरा परिदृश्य क्या है? दूसरा परिदृश्य इसके ठीक विपरीत है। मान लीजिए शरीर में कोई लंबी बीमारी आ गई है, उम्र के साथ कोई तकलीफ शुरू हो गई है, या बनावट में कोई ऐसी कमी है जिसे समाज में आदर्श नहीं माना जाता, जो कि उम्र के साथ होना ही है। अब अगर आप शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मानते हैं तो आप तुरंत अवसाद, हीन भावना और गहरे दुख से भर जाएंगे। आपके मन में दिन रात यही विचार आएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। और ये सोच हमें अंदर से खा जाती है। ये सोच आपको अंदर से पूरी तरह अशांत कर देती है। ये तो बहुत ही तार्किक और गहरी बात है। यानी अगर शरीर मेरा है और मैं खुद को शरीर मानता हूँ, तो इसकी अच्छाई मुझे अहंकारी बनाएगी और इसकी बुराई या बीमारी मुझे निराश और दुखी करेगी। बिल्कुल, दोनों ही स्थितियों में मन की शांति तो भंग हो ही रही है। हाँ, हम किसी भी तरह से सुकून में नहीं रह सकते। एकदम सटीक कहा आपने। इसीलिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस सामग्री में सर्वोच्च शक्ति या परमात्मा को बाबा कहकर संबोधित किया गया है। बाबा एक बहुत ही आत्मीय शब्द है। हाँ, और ये स्पष्ट किया गया है कि हमें न तो अपने शरीर को लेकर बहुत अच्छी फीलिंग यानी अहंकार में आना है, और न ही बुरी फीलिंग यानी दुख में जाना है। तो फिर शरीर को देखना कैसे? ये शरीर भी उसी सर्वोच्च शक्ति की दी हुई एक अमानत है। इसे हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने, अच्छे काम करने और इसे एक उपकरण के रूप में संभालने के लिए दिया गया है। एक उपकरण की तरह। जब हम इस विचार को अपना लेते हैं तो हम अपनी देह के भी ट्रस्टी बन जाते हैं। मतलब ये शरीर एक किराए का घर है, हा? या एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो हमें इस दुनिया में कुछ समय के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। हमें इसका पूरा ध्यान रखना है, इसे अच्छा खाना देना है, इसे साफ और स्वस्थ रखना है, लेकिन इस पर मेरापन या अंधा मालिकाना हक नहीं जताना है। बिल्कुल सही। और जब हम अपनी देह के ट्रस्टी बन जाते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। हम बीमारी आने पर बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते, नहीं घबराते हैं। हम उसे सहजता से लेते हैं। हम बस शांति से उसका इलाज कराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी की दी हुई कोई महंगी मशीन खराब हो जाए तो हम उसे बिना रोए धोए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है ये। और दूसरी तरफ जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम उसका घमंड नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा का उपयोग दूसरों की भलाई और सही दिशा में करते हैं। और शायद इसी से असली प्रगति होती है। हाँ, इस स्थिति में हमारा पुरुषार्थ यानी हमारा जो आध्यात्मिक और मानसिक प्रयास है वो बहुत अच्छी रीति से होता है। बिना अहंकार और बिना दुख के हम एक सच्ची सुख शांति का अनुभव कर पाते हैं। ये वाकई सोचने का एक अद्भुत तरीका है। तो चलिए आज की इस लंबी और बेहद समृद्ध चर्चा को थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हमने आज काफी गहराई से कई बिंदुओं पर बात की है। हमने अपनी बात शुरू की थी एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संकल्प से, आई एम ट्रस्टी नॉट एन ओनर। जी। और हमने देखा कि कैसे ये एक विचार हमारे घर, हमारी गाड़ी और हमारी सुख सुविधाओं के प्रति हमारे ममत्व की जंजीरों को काट सकता है। और फिर हम रिश्तों की ओर गए। हाँ,
हमने ये समझा कि रिश्तों में इसका मतलब है सामने वाले को कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़ना और अधिकार जताए बिना प्रेम से अपनी जिम्मेदारी निभाना। और इसके बाद हमने इस विचार को अपनी आंतरिक दुनिया पर लागू किया। हमने ये सीखा कि कैसे सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखने की तरह अपनी ही भावनाओं का साक्षीपन किया जा सकता है, बिना तुरंत रिएक्ट किए उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना। बिल्कुल। और अंत में हमने इस दर्शन के सबसे गहरे सच को छुआ कि अपने ही शरीर को एक धरोहर या अमानत के रूप में देखने से हम कैसे अहंकार और अवसाद दोनों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हर इंसान सूचनाओं के भारी बोझ से दबा है, दफ्तर और घर की अनगिनत जिम्मेदारियों और रिश्तों की बढ़ती जटिलताओं से घिरा हुआ है, ये अभ्यास हर सुनने वाले के लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, बल्कि ये सिखाता है कि इस दुनिया के बीच रहते हुए भी, सब कुछ पूरी शिद्दत से करते हुए भी एक सुरक्षित दूरी और एक न्यालापन कैसे बनाए रखा जाए। ये जीवन से भागने की नहीं, बल्कि जीवन को ज्यादा कुशलता, ज्यादा हल्केपन और ज्यादा शांति से जीने की कला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बेहतरीन कला को अपने जीवन में उतारने के लिए मैं आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। एक अंतिम सवाल? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी आज की सामग्री के बिल्कुल केंद्र में है और ये निश्चित रूप से हर किसी को अपने भीतर गहराई से झांकने पर मजबूर कर देगा। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। क्या है वो आखिरी विचारणीय सवाल? सवाल ये है, यदि हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारे आसपास के लोग वास्तव में हमारे नहीं हैं, यदि हमारे मन में उठने वाली भावनाएं, हमारा गुस्सा, हमारा दुख भी हम नहीं हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि ये जो शरीर हम रोज शीशे में देखते हैं वो भी हमारा नहीं है, और हम केवल एक ट्रस्टी के रूप में इन सबको कुछ समय के लिए संभाल रहे हैं, तो फिर वो वास्तविक मैं कौन है? वाह, तो फिर वो वास्तविक मैं कौन है? सब कुछ हटा देने के बाद जो बचता है, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत ही दार्शनिक विचार है। यही हमें खोजना है। शायद वो जो भी है वही हमारी असली पहचान है। खैर, आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत आनंद आया। और जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, वे इस प्रश्न पर अपने स्तर पर विचार जरूर कीजिएगा कि वो असली मैं कौन है। हम जल्दी एक नए चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपने जीवन की हर भूमिका में एक श्रेष्ठ ट्रस्टी बने रहिए। नमस्कार।